बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हम रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने देखा था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट को हमने कहा था एयर पैसेजवे और दूसरे पार्ट को हमने कहा था लंग्स। दोनों पार्ट्स के बारे में हम पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए आप वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रीदिंग की कि ब्रीदिंग क्या होती है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया था आपको कि ब्रीदिंग क्या होती है, मूविंग इन एंड आउट ऑफ दी बॉडी, कि हवा को बॉडी के अंदर लेके जाना और हवा को बॉडी के बाहर लेके आना, इसे हम कहते हैं ब्रीदिंग। ये ब्रीदिंग ज़रूरी होती है गैसेस एक्सचेंज के लिए, ताकि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जा सके। जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है, इसको दो स्टेप्स के अंदर तकसीम किया जाता है। पहला स्टेप है इनहेलेशन, मतलब हवा को अंदर लेके जाना, और दूसरा पार्ट होता है एक्सहेलेशन, मतलब हवा को बाहर लेके आना। तो हम बगैर देर किए इसकी रीडिंग करते हैं। ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस इन विच एयर इज टेकन इनटू द लंग्स एंड एक्सपेल्ड आउट ऑफ लंग्स। ब्रीदिंग वो अमल है जिसके अंदर हवा को जिस्म के अंदर ले जाया जाता है और गैसियस एक्सचेंज के बाद उसको बाहर निकाला जाता है। इसके दो स्टेप्स हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन का दूसरा नाम होता है इंस्पिरेशन और एक्सहेलेशन का दूसरा नाम होता है एक्सपायरेशन। तो हम पहले देखेंगे इनहेलेशन। इनहेलेशन के अंदर होता क्या है कि हवा को हम बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। इस हवा को बॉडी के अंदर ले जाने के लिए हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ फिजिकल चेंजेस आते हैं। हम वो देखेंगे वो चेंजेस क्या आते हैं। इनहेलेशन मीन्स इनटेक ऑफ एयर टू दी लंग्स, कि हवा को फेफड़ों के अंदर लेके जाना इनहेलेशन कहलाता है। द फॉलोइंग इवेंट्स अक्कर ड्यूरिंग इनहेलेशन। के इनहेलेशन के अंदर मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं, हम वो देखेंगे इवेंट्स क्या हैं। बच्चों, अब हम डायग्राम की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। डायग्राम में देखें कि यहाँ पर हमें फेफड़े नज़र आ रहे हैं डायग्राम ए के अंदर, और इसके नीचे ये आपको डोम शेप्ड डायाफ्राम नज़र आ रहा है। डायाफ्राम हमने पिछले लेक्चर के अंदर बात की थी कि डायाफ्राम एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो फेफड़ों के नीचे होता है। ये अब्डोमन कैविटी और चेस्ट कैविटी को अलग करता है। डायाफ्राम के साथ साथ अगर आप फेफड़ों के ऊपर देखें तो आपको पसलियां नज़र आ रही हैं। रिब केज है, ये रिब केज क्या करता है, ये रिब केज चेस्ट की दीवार बनाता है, सीने की दीवार बनाता है। ये जो रिब केजेस होती हैं ये गोश्त के एक पर्दे के अंदर फंसी होती हैं, या गोश्त के एक पर्दा इनके ऊपर लिपटा होता है। उस गोश्त के पर्दे को हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। अब मसल्स की जो सबसे इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं। इनहेलेशन के दौरान ये इंटरकोस्टल मसल जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब ये इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो पसलियां हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाती हैं। खींचने की वजह से, इस मसल के खींचने की वजह से जितने भी पसलियां हैं वो एक दूसरे के करीब आना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से पसलियां ऊपर की तरफ उठती हैं। पसलियां ऊपर उठने के साथ साथ बाहर की तरफ भी उठती हैं, जिससे क्या होता है कि सीने के अंदर खाली जगह बनती है, खला बनती है। इसके साथ दूसरा काम क्या होता है कि ये डायाफ्राम जो है ये भी कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये नीचे की तरफ मूव करता है। डायाफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है, पसलियां ऊपर और बाहर की तरफ मूव करती हैं, जिसकी वजह से सीने के अंदर खला पैदा होती है। उस खला की वजह से वहां पर एयर प्रेशर लो हो जाता है, लेकिन बॉडी के बाहर एयर प्रेशर हाई होता है और एयर हमेशा हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर मूव करती है। जब थोरेसिक कैविटी के अंदर खला बनती है, खाली जगह बनती है, एयर प्रेशर लो होता है, तो बाहर से जो हवा है वो तेज़ी से हमारी बॉडी के अंदर जाती है नेजल कैविटी के थ्रू, जिसके नतीजे में क्या होता है कि जो फेफड़े हैं वो फूल जाते हैं, उनके अंदर हवा भर जाती है। अब बेसिकली वो जो खला बनी थी वो खला इसीलिए बनी थी ताकि जो फेफड़े हैं वो सही तरह से फूल सकें। अब हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। द फॉलोइंग इवेंट्स अक्कर ड्यूरिंग इनहेलेशन। इनहेलेशन के नतीजे में जो इवेंट्स होते हैं अब हम वो पढ़ते हैं। द इंटरकोस्टल मसल्स, मसल लोकेटेड बिटवीन द रिब्स। इंटरकोस्टल मसल्स कहाँ पर होते हैं, पसलियों के दरमियान। कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब केज। वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मतलब सुकड़ते हैं, कि ये जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये सुकड़ते हैं। इनके सुकड़ने की वजह से जो रिब केज है वो अपवर्ड मूव करता है और आउटवर्ड के ऊपर की तरफ मूव करेगा और साथ के साथ बाहर की तरफ मूव करेगा। दीज टू कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ चेस्ट, जिसकी वजह से
चेस्ट के अंदर, सीने के अंदर खाली जगह बन जाती है। सो प्रेशर इनसाइड चेस्ट इज रिड्यूस। अब क्योंकि पसलियां जो हैं वो फेफड़ों से ऊपर आ गई हैं, डायाफ्राम जो फेफड़ों के नीचे था, नीचे लगा हुआ था, अब वो और नीचे चला गया, जिसकी वजह से जो प्रेशर फेफड़ों के ऊपर था वो रिलीज हो गया है और चेस्ट के अंदर प्रेशर कम हो जाता है एंड एयर मूव्ड इनटू द लंग्स, और हवा जो है वो फेफड़ों के अंदर मूव कर जाती है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एज इट इज क्वेश्चन बन जाता है कि इंस्पिरेशन क्या होती है, इनहेलेशन क्या होती है, इसके अंदर पाए जाने वाले जो मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं उनके बारे में बताएं। तो ये पूरे का पूरा आपने इसको याद करना है। अगला जो स्टेप है वो है एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन का मतलब क्या है? हवा का बॉडी से बाहर लेके आना, फेफड़ों से हवा को बाहर लेके आना। अब इसको हम सादा सी मिसाल से समझते हैं कि अगर हमारे पास एक गुब्बारा हो, उसको हमने हवा भर के फुला लिया है। अब उस गुब्बारे में से हवा निकलने के दो तरीके हैं। एक तो उस गुब्बारे को वैसे छोड़ दिया जाए या उस गुब्बारे को दबाया जाए। जब हम उस गुब्बारे को दबाएंगे, दबाने से हवा जल्दी बाहर निकलेगी। अब यही सारा कुछ हो रहा है एक्सहेलेशन के अंदर। इनहेलेशन के अंदर जो इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करे थे, अब वही इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स करेंगे। जब वो इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स करेंगे तो रिलैक्स होने के साथ वो फैलेंगे। इनहेलेशन के अंदर जो इंटरकोस्टल मसल्स थे वो कॉन्ट्रैक्ट किए थे, लेकिन एक्सहेलेशन के अंदर वही मसल रिलैक्स करेंगे। उनके रिलैक्स करने की वजह से जो पसलियां हैं वो दूर दूर मूव करेंगी, जिससे वो एक तो अपनी जगह पर वापस जाएंगे और साथ के साथ वो अंदर की तरफ आएंगे, जिससे फेफड़ों के ऊपर प्रेशर बनेगा। और इसके साथ जो डायाफ्राम पहले कॉन्ट्रैक्ट किया था, कॉन्ट्रैक्ट करके वो नीचे की तरफ मूव किया था, अब वो डायाफ्राम रिलैक्स करेगा और फिर ऊपर की तरफ चला जाएगा। इधर आप देखें तो ये डायाफ्राम है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से फेफड़ों के ऊपर दोनों तरफ से प्रेशर लगता है, ऊपर से भी लगता है और नीचे से भी लगता है। जिससे क्या होता है, फेफड़े दबते हैं, उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है, उस प्रेशर की वजह से फेफड़ों से हवा निकल के बॉडी से बाहर आ जाती है। ये हमारा जो टॉपिक था एक्सहेलेशन था। हम इसकी रीडिंग करते हैं। एक्सहेलेशन मीन्स मूविंग द एयर आउट ऑफ द लंग्स। एक्सहेलेशन का मतलब है हवा को फेफड़ों से बाहर निकालना। अब इसके अंदर जो इवेंट्स होते हैं वो देखते हैं। द इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स टू मूव रिब केज इनवर्ड। कि इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं वो रिलैक्स करते हैं, रिलैक्स करने से रिब केज अंदर की तरफ मूव करता है। एट द सेम टाइम डायाफ्राम आल्सो रिलैक्सेस एंड मूव्स अप। डायाफ्राम भी रिलैक्स करता है और वो ऊपर की तरफ उठता है। दीज टू मूवमेंट्स डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट। इन दोनों मूवमेंट की वजह से पहले जो खाली जगह बनी थी चेस्ट कैविटी के अंदर, अब वो खाली जगह कम हो जाएगी, ना होने के बराबर हो जाएगी। सो प्रेशर इनसाइड चेस्ट इंक्रीजेस एंड एयर इज फोर्स्ड आउट। और जो प्रेशर है चेस्ट के अंदर वो बढ़ जाता है और हवा को जबरदस्ती जिस्म से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हमारा प्रोसेस था ब्रीदिंग। और ब्रीदिंग के अंदर जो दो स्टेप्स आते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, रेट ऑफ ब्रीदिंग। अगर हम एक नॉर्मल इंसान की बात करें तो उसका जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है वो 1 मिनट में 10 से 20 मरतबा इंसान सांस लेता है। लेकिन अगर कोई मेहनत वाला काम या एक्सरसाइज करना पड़े तो बॉडी की एनर्जी डिमांड बढ़ जाती है। तो उस एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर जो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है उसकी रफ्तार भी बढ़ जाती है। सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर हमने देखा था कि जो फूड मालिक्यूल्स हैं, जैसे ग्लूकोज मालिक्यूल्स हैं, इनको तोड़ा जाता है ऑक्सीजन की मदद से, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वाटर निकलता है और एनर्जी निकलती है। क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन की रफ्तार तेज हो गई है, इस वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी जो कंसंट्रेशन है, इसकी जो मकदार है ब्लड के अंदर, वो भी बढ़ जाएगी। अब जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार ब्लड के अंदर बढ़ेगी तो हमारे ब्रेन के अंदर जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है वो डिटेक्ट करता है कि ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हद से बढ़ चुकी है। तो इस डिटेक्शन के फौरन बाद दिमाग एक मैसेज सेंड करता है इंटरकोस्टल मसल्स और डायाफ्राम को, और उस मैसेज की वजह से इंटरकोस्टल मसल्स और डायाफ्राम की जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है उसकी स्पीड बढ़ जाती है। जब उसकी स्पीड बढ़ेगी तो उसकी वजह से हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो भी बढ़ जाएगा। तो इस सूरत हाल में हमारा जो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट है 16 से 20 टाइम पर मिनट, वो बढ़कर 30 से 40 टाइम हो जाता है। फिर हमारे सांस लेने की रफ्तार 30 से 40 टाइम पर मिनट हो जाता है। अब हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं।
ह्यूमन ब्रीथ 16 to 20 टाइम्स पर मिनट इन नॉर्मल कंडीशन और एट रेस्ट, कि जब इंसान आराम कर रहा होगा, आम हालात होंगे, तो उसके सांस लेने की रफ्तार 16 से 20 टाइम्स होगी पर मिनट। ड्यूरिंग एक्सरसाइज और हार्ड जॉब मसल कैरी आउट सेलुलर एस्पिरेशन एट ग्रेटर रेट, कि जैसे ही कोई एक्सरसाइज वगैरह करेगा, कोई मेहनत वाला काम करेगा, तो हमारी बॉडी का जो सेलुलर एस्पिरेशन है वो भी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि बॉडी के अंदर जो एनर्जी डिमांड है वो बढ़ जाती है। उस डिमांड को पूरा करने के लिए सेलुलर एस्पिरेशन की रफ्तार भी बढ़ेगी। सो मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस, जितनी सेलुलर एस्पिरेशन ज्यादा होगी उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा बनेगी। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ब्रेन डिटेक्ट्स ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। इट सेंड्स मैसेज टू द मसल्स ऑफ रिब्स एंड डायाफ्राम एट ग्रेटर स्पीड, कि जैसे ही दिमाग को पता चलेगा कि हमारे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है, तो वो फौरन से मैसेज भेजना शुरू कर देगा इंटरकोस्टल मसल्स को और डायाफ्राम को। The speed of contraction and relaxation of these muscles increase, so the breathing rate increase up to 30 to 40 times per minute. उस मैसेज के मिलने की वजह से इन मसल्स, जिनमें इंटरकोस्टल मसल्स और डायाफ्राम शामिल है, उनकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बढ़ जाती है। इस कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के बढ़ने की वजह से हमारा जो ब्रीदिंग टाइम है वो 30 से 40 टाइम पर मिनट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो हमने हवा सांस के जरिए अंदर लेके आए हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, और जो हवा हम सांस लेकर बाहर लेके जाते हैं उसमें क्या पाई जाती हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हवा के अंदर मुख्तलिफ गैसें होती हैं, जिसके अंदर ऑक्सीजन शामिल है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिसके अंदर नाइट्रोजन होती है। इसके साथ साथ डस्ट पार्टिकल्स भी उस हवा के अंदर होते हैं। अब जो ऑक्सीजन है हवा के अंदर वो 21% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% होती है, नाइट्रोजन 78% होती है, लेकिन यहाँ पर 79% लिखा हुआ है। तो जो एक्चुअल नाइट्रोजन परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट 78% होती है। और साथ साथ जो वाटर वेपर्स हैं, हवा के अंदर वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं, उनकी जो मकदार है वो कम ज़्यादा हो सकती है, वेरिएबल होती है। जो टेम्परेचर है वो भी ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अगर मौसम ठंडा होगा तो हवा का टेम्परेचर कम होगा, अगर मौसम गर्म होगा तो हवा का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो डस्ट पार्टिकल्स भी वेरी करता है इन्वायरमेंट टू इन्वायरमेंट। इसी तरह जब हवा को हम बाहर लेके आते हैं तो जो ऑक्सीजन पहले 21% थी अब वो 16% रह गई है। जो 4% है वो हमारे ब्लड के अंदर शामिल हो चुकी है। जो कार्बन डाइऑक्साइड पहले 0.04% थी अब वो बढ़कर 4% हो गई है। बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है 3.96% वो हमारी बॉडी से, ब्लड से आएगी। जो नाइट्रोजन है वो एज इट इज बाहर आ जाती है। जितनी अंदर गई थी नाइट्रोजन उतनी ही नाइट्रोजन बाहर आ जाएगी। अब वाटर वेपर्स जो पहले वेरिएबल थी अब वो वाटर वेपर्स सैचुरेट हो जाएंगे। सैचुरेटेड का मतलब ये है कि हवा अपनी पूरी कैपेसिटी में जितने वाटर वेपर्स को होल्ड कर सकती है उतने वाटर वेपर्स इस हवा के अंदर शामिल होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर हम सांस लें, शीशे के ऊपर सांस लें, तो उस शीशे के ऊपर पानी के छोटे छोटे कतरे नजर आते हैं, वो वाटर वेपर्स होते हैं जो हमारी बॉडी से बाहर आते हैं। अगली चीज है वो टेम्परेचर है। तो सांस का जो टेम्परेचर है हवा का वो हमारी बॉडी टेम्परेचर के इक्वल होगा, और जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो ना होने के बराबर होंगे। इस टॉपिक के अंदर से एमसीक्यूज बन सकते हैं कि नॉर्मल ब्रीदिंग रेट क्या है और एक्सरसाइज की सूरत में जो ब्रीदिंग रेट है वो कितना होता है। शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या होता है, कि जब ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो बॉडी क्या रद्द-ए-अमल शो करती है उसके नतीजे में। तो इस सवाल का जो आंसर है वो हम यहाँ पे थर्ड लाइन के अंदर देखेंगे। द रेस्पिरेटरी सेंटर इन ब्रेन डिटेक्ट्स ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ से लेके इसको आप एंड तक कर लेंगे। सवाल यहाँ पर होगा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, कि ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ने से हमारी बॉडी के ऊपर क्या असरात होते हैं। उर्दू मीडियम बच्चे भी देख लें कि ये सीधा सीधा याद करना है। पहले ये ब्रीदिंग की डेफिनेशन है, तनफ्फुस क्या होता है, उसके साथ साथ नीचे इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इसको अपने एज इट इज पूरा पूरा याद करना है। यहाँ से एमसीक्यूज बन सकते हैं, तनफ्फुस की रफ्तार कितनी होती है दोनों सूरतों में, ठीक है। इसके साथ इस टॉपिक में से क्वेश्चन बन सकता है कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा बनती है तो इसका बॉडी के ऊपर क्या असर होता है, जिसका जब यहाँ से लेके दिमाग में मौजूद रेस्पिरेटरी सिस्टम से लेके बढ़ जाती है तक इसको करना है,
ठीक है, अब वो बात उन्होंने यहाँ भी बताई है जो मैंने वाटर वेपर्स की बात की थी। एक दिन में तनफ़ुस से आधा लीटर पानी हमारे जिस्म से निकलता है। ये पानी के वो बुखारात होते हैं जो हम शीशे पर सांस निकाल कर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट्स के अंदर ज़रूर सवाल पूछें। अल्लाह हाफिज़।